बारे में बताया था और मैंने 2 एंट्रीज आपको बताई थी। जैसे वो एंट्री है, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे उसमें था मोहन से माल खरीदा 20,000 रुपये, ठीक है। और एक दे रखा है माल खरीदा 20,000 रुपये। देखो पहला जो ट्रांजैक्शन है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। मोहन से माल खरीदा, मैंने बताया था माल किसने खरीदा है, हमने खरीदा है। मैंने ये बताया था कि कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम कर रहे हैं। माल खरीदा यानी कि हमने खरीदा है, माल बेचा किसने बेचा है, हमने बेचा है। वेतन चुकाया तो किसने चुकाया, हमने चुकाया है। भाड़ा चुकाया यानी कि हमने चुकाया है। दुकान किराया चुकाया यानी कि हमने चुकाया है। जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। और दूसरा जो पक्षकार है उसका प्रश्न के अंदर नाम दे रखा होगा। तो इसमें क्या है, मोहन से माल खरीदा, माल जो खरीदा वो किससे खरीदा, मोहन से। यानी कि माल को देने वाला तो मोहन है, लेकिन माल खरीदने वाला कौन है, हम है। खुद को व्यापारी मानो कि हम व्यापारी हैं। और मैंने ये भी बताया था कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, दूसरे पक्षकार का ही लिखता है कि माल देने वाला और लेने वाला कौन है। खुद का नाम व्यापारी कभी भी नहीं लिखता है। एक तो मैंने ये बताई थी। दूसरी कि व्यापारी खुद का नाम लिखता है। दूसरी बात ये थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ये है कि मोहन से माल खरीदा, तो ये देखना जरूरी है, मालूम होना चाहिए कि ये माल जो खरीदा गया नकद खरीदा गया है या उधार खरीदा गया है। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो लेकिन इसमें व्यक्ति का नाम दे रखा है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति या संस्था का नाम दिया हुआ है और कोई प्रश्न में नहीं दे रखा है कि नकद या उधार शब्द नहीं दे रखा है, तो व्यक्ति का या संस्था का नाम होने पर वो लेन देन उधार माना जाता है। इसलिए ये लेन देन क्या है, उधार है। तो हमने माल खरीदा है मोहन से, तो माल हमारे पास आया है, ठीक है। और माल जो है वो वस्तुगत खाते में आता है। 20,000 रुपये माल की कीमत है, लेकिन रोकड़ का पेमेंट हमने नहीं किया क्योंकि हमने उधार खरीदा है। तो मैंने इसकी एंट्री के लिए बताया था कि इसमें क्या है, कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। देखो इसमें मोहन है, वो कौन से खाते में आता है, मोहन आपके आता है व्यक्तिगत खाते में, ठीक है। और जो माल खरीदा है, माल वस्तु है, ये वस्तुगत खाते में आता है, ठीक है। और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज। तो इसमें 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। तो दोनों खातों के नियम लागू हो जाएंगे। आप किसी भी खाते का पहले नियम लागू कर सकते, जरूरी नहीं कि आप ये करो। जैसे वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते का नियम क्या है, वस्तुगत खाते की पहचान तो मैंने बता दी। कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति, रोकड़, रोकड़ भी एक वस्तु है, वस्तुगत खाते में आते हैं। तो वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो इसमें क्या आ रहा है, माल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। और माल का क्या किया हमने, खरीदा है। और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज। मैंने पहले शब्द लिखवाया था, माल खरीदने को हम बोलते हैं परचेज। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। तो माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज। तो हम डेबिट है वो किसको करेंगे, परचेज को करेंगे, परचेज अकाउंट DR, ठीक है। इसके बाद में जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। बताओ इसमें कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर नकद माल खरीदा होता है तो हमारे पास से क्या जाता है, कैश। लेकिन चूंकि हमने उधार माल खरीदा है इसलिए इसमें कोई कैश नहीं जा रहा है, तो इसमें बदले में कुछ नहीं जा रहा है। तो वस्तुगत खाता के लिए इतना ही होगा, जो वस्तु आती है, माल आ रहा है, यानी कि माल हमने खरीदा है, परचेज, तो हमने डेबिट कर दिया। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जा कुछ नहीं रहा है इसलिए क्रेडिट हम किसी को नहीं करेंगे। तो वस्तुगत खाता तो कंप्लीट हो गया, इसका नियम तो हो गया। अब व्यक्तिगत खाते का नियम, व्यक्तिगत खाते का नियम है, इसमें मोहन व्यक्तिगत खाते में आता है। पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है, पाने वाले हम हैं, क्योंकि माल किसने खरीदा है, हमने खरीदा है। तो हम अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है इसमें, मोहन। तो देने वाला मोहन है। और जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, टू मोहन अकाउंट। फिर इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते। जो खाता हम क्रेडिट करते हैं उसके आगे क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट।
जैसे मोहन अकाउंट, इस प्रकार से होना चाहिए मोहन का खाता, क्योंकि ऐसे गलत माना जाता है। तो 20,000 का है, तो अब इसमें माल 20,000 का है, तो डेबिट में 20,000 लिख देंगे, और देने वाला जो मोहन है उसने कितने का 20,000 का, तो क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा, वही 20,000, ये 20,000 है। इसकी हम जो डिटेल लिखते हैं उसको बोलते हैं नरेशन। तो नरेशन मैंने बताया था कि मोहन से माल खरीदा, इसको ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, तो ये आपकी जर्नल एंट्री रहेगी। जैसे ये एंट्री कंप्लीट होती है, अच्छा ये किस तारीख को माल खरीदा है, जैसे प्रश्न में दे रखा है 2020 फरवरी 1, तो इसमें लिख देंगे 2020 फरवरी 1, डेट लिखना जरूरी है। ये अपना ये एंट्री पूरी हो गई, इसके नीचे हम लाइन खींच देंगे, ये लाइन आपके बस यहीं तक आएगी, वहाँ तक नहीं खींचनी है। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद में दूसरा, जैसे हमने फिर माल खरीदा है, मान लो कि ये फरवरी 3 है। अब इसमें देखो माल खरीदा है, इसमें व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें उधार या नकद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम भी नहीं दे रखा है। अगर व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो वो लेन देन नकद माना जाता है, कैश में माना जाता है, इसलिए इसको कैश माना जाएगा। तो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, देखो माल खरीदा, ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, और इसमें रोकड़ है, क्योंकि माल खरीदा है और रोकड़ जा रही है तो कैश है, और कैश भी किस में आती है, वस्तुगत खाते में। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, माल खरीदा भी वस्तुगत खाते में आता है, रोकड़ वो भी वस्तुगत खाते में आती है, एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। जब एक ही खाता प्रभावित हो रहा है तो हम एक ही खाते का जो रूल है, नियम है, वो अप्लाई करेंगे। तो वस्तुगत खाते का नियम, अच्छा देखो पहले डेट लिख देंगे 2020 फरवरी 3। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है, माल आ रहा है, और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज। तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल आ रहा है, रोकड़ जा रही, क्योंकि हमने नकद में खरीदा है, माल खरीदा है और हमने रोकड़ में पेमेंट कर दिया, तो रोकड़ जा रही है। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। कैश जा रहा है तो टू कैश, आगे क्रेडिट नहीं लिखते। जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उस खाते के आगे क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, केवल पहले टू लगाया जाता है। ये हो गया। अब इसमें अमाउंट आपके 20 आ रही है दोनों में, तो 20 आ, दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसका नरेशन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि नकद माल खरीदा। ये एंट्री कंप्लीट होते लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके लिए दो एंट्री जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें आगे दे रखा है रवि को माल बेचा 15,000। अच्छा इसमें देखो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। रवि इसमें, ये आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते। माल बेचा ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, क्योंकि माल वस्तु है। दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे मैंने अभी बताया था कि माल बेचा है, खुद को व्यापारी मान लो, माल किसने बेचा है, हमने बेचा है। लेकिन देखो इसमें उधार बेचा है, नकद बेचा, तो मैंने बताया था कि व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है तो वो लेन देन क्या माना जाता है, उधार। इसका मतलब उधार माल बेचा है। तो उधार माल बेचा है तो इसमें माल की कीमत तो 15,000 है, लेकिन 15,000 रुपये आए नहीं है, माल हमने बेचा है, बदले में पैसा नहीं आया, तो इसमें केवल माल की कीमत 15,000 है। तो इसमें व्यक्तिगत और वस्तुगत खाते दो प्रभावित हो रहे थे, दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। 5 फरवरी, तो इसमें लिखेंगे 2020 फरवरी 5। रवि को व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है इसमें, रवि, क्योंकि माल हमने किसको बेचा है, रवि को। तो पाने वाले को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि रवि को हम डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाले तो हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे, तो व्यक्तिगत खाता तो कंप्लीट हो गया। वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। देखो आज तो कुछ नहीं रहा है,
माल हमने बेचा जरूर है लेकिन रोकड़ नहीं आई। अगर रोकड़ आती तो कैश आ जाता हमारे पास, नकद नहीं बेचा है इसलिए रोकड़ नहीं आई। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है, हमने क्या किया, माल बेचा है, और माल बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, सेल्स को, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दोनों में सेम आएगा, 15,000 रुपये आपके डेबिट में और 15,000 ही आपके क्रेडिट में। इसका नरेशन आ जाएगा, गुड्स सोल्ड टू रवि, ये नरेशन आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया। इसके बाद में देखो आपके फिर 7 फरवरी, 7 फरवरी को इसमें दे रखा है नकद माल बेचा 7,000 रुपये। देखो इसमें नकद माल बेचा है यानी कि क्लियर दे रखा है, रोकड़ है इसमें, और माल बेचा है ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, और नकद ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत। तो वस्तुगत खाते का नियम लागू हो जाएगा 7 फरवरी 7। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल बेचा, क्या आ रहा हमारे पास, रोकड़, कैश, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल हमने बेचा, माल बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, सेल्स। नरेशन में क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि नकद में माल बेचा। दोनों साइड में 7,000 रुपये डेबिट में और 7,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, ये तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो आगे, वेतन चुकाया 6,000 रुपये, वेतन यानी कि सैलरी। देखो चुकाया है तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा हो गया, खर्चा यानी कि आय और व्यय से संबंधित लेन देन वो कौन से खाते में आते हैं, आपके अवास्तविक खाते में, जिसको नाम मात्र के खाते भी बोलते हैं। और चुकाने पर क्या जा रहा है, कैश, तो कैश ये तो किस में आता है, आपके वस्तुगत खाते में, और वेतन चुकाया ये किस में आता है, आपके अवास्तविक खाते में। यानी कि इसमें 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, वस्तुगत और अवास्तविक, तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। वेतन चुकाया तो खर्चा है, और खर्चे का नाम क्या है, वेतन यानी कि सैलरी, तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे। समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। 8 फरवरी है तो फरवरी 8। लाभ वाल एक ही चीज होती है, या तो खर्चा होता है या आय होती है। तो ये तो अवास्तविक खाते का तो नियम कंप्लीट हो गया कि हानि है हमारे लिए, वेतन चुकाया है तो खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया। और फिर है वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं है बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश, क्योंकि चुकाने पर कैश जा रहा है 6,000 रुपये, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश। 6,000 रुपये डेबिट में और 6,000 रुपये आपकी क्रेडिट में। इसका नरेशन आ जाएगा सैलरी पेड, यानी कि वेतन चुकाया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। ये मैंने जनरल एंट्री बताई। अब आपके जिस पेज पर अपनी काम चल रहा है, अगर आपके वो पेज कंप्लीट हो गया, जैसे इसमें तो आपके 3 एंट्री है, आपके पेज के ऊपर मान लो 6 एंट्री है, 7 या 8 एंट्री कंप्लीट हो गया, आपका पेज कंप्लीट हो गया, पेज भर गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। जैसे आपके दोनों का टोटल सेम आएगा, आपके 15 7 22 और 6 28 28,000, और इस साइड का भी टोटल कितना आ गया, 28,000। अब इसमें क्या पेज आपकी कंप्लीट हो गया, तो इसमें हम लिख देंगे टोटल CF। CF का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि टोटल आगे ले जाएगा। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर हम टोटल इस प्रकार से लगा करके या टोटल लगा देंगे। जब अगला पेज जब स्टार्ट करेंगे और कोई भी एंट्री चालू करेंगे, उससे पहले अंदर
यहाँ पर पर्टिकुलर्स वाले में जो पिछले पेज का टोटल है वो लिखेंगे टोटल BF का मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि पिछला टोटल लाया गया, और जो 28,000 वो लिखेंगे और फिर आगे के जो ट्रांजेक्शन की मद है वो लिख देंगे, तो पिछला टोटल अपने आप ही उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जर्नल एंट्री करके जैसे पेज कंप्लीट होता है तो इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे।